नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे मोदी विरोध के नाम पे जो बना हुआ इंडी अलायंस है उसके ऊपर कि क्या कारण है कि इस इंडी अलायंस में, जिस अलायंस को इस उम्मीद से मोदी विरोधी दलों ने बनाया था कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनके सरकार को रोक देंगे, सत्ता से दूर कर देंगे, वह अलायंस आपस में सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहा है। सीट बंटवारे के लिए अलायंस के अंदर ही महाभारत हो रहा है। हर एक दल जो इस अलायंस में शामिल है वह दूसरे दल के साथ बैठक तो कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। इसका जो कारण है, इन कारणों को मैं समझने का प्रयास किया तो मुझे समझ में आया कि इसमें दो बड़ा समस्या है जिसके कारण यह इंडी अलायंस आपस में सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जो पहला कारण है वह तो यह है कि इस मोदी विरोध के नाम पे जो ये इंडी अलायंस बना, इस अलायंस में जितने भी दल शामिल है, इन दलों के पास किसी भी दूसरे दल को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें जितने भी दल शामिल है इस अलायंस में, सब के सब लेने के लिए है। सबका एक ही मंशा है कि हमें जीतना है, हमें आगे बढ़ना है, इसलिए तुम अपने हिस्से का जो फल है वो मुझे दे दो, तुम्हारे हिस्से में जो आने वाला है वो भी मुझे दे दो, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो पहला कारण तो यही है कि इस अलायंस में जो शामिल है दल, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय लेने के। दूसरा यह समस्या यह है कि इन दलों में, इस अलायंस में जो दल शामिल है और जो सीट शेयरिंग पे जो अपना अपना फार्मूला दे रहे हैं, उनका जो फार्मूला है वह पुराना है। यह अलायंस नया है, लेकिन इस अलायंस में सीट शेयरिंग पे जो फार्मूला आ रहा है अब तक सभी पार्टियों का, वह फार्मूला ही पुराना है। तो किसी पुराने फार्मूले से नए गठबंधन में सीट शेयरिंग कैसे संभव हो सकता है, सीटों का बंटवारा कैसे संभव हो सकता है। जैसे कि हम बात कर ले, इस अलायंस का जो सूत्रधार रहा है, जिन्होंने इस अलायंस को बनाया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू और उनके नेता नीतीश कुमार, उनका कहना है, उनका मानना है कि वह बिहार में 16 लोकसभा के सीटों पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करेगा और न ही किसी से कोई चर्चा करेगा सीट बंटवारे पर। जदयू 16 सीटों से कम कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे का तर्क क्या है जदयू के पास? जदयू किस आधार पे 16 सीट मांग रहे हैं? अगर नए गठबंधन के हिसाब से देखा जाए तो उनका यह तर्क पूरी तरह से गलत है। हाँ, अगर पुराने फार्मूला के आधार पे देखा जाए तो फिर ठीक है, क्योंकि जदयू इसमें जो सीटों पे दावा कर रहा है उनका फार्मूला पुराना ही है। वो पुराने फार्मूले के आधार पे ही इस नए गठबंधन में 16 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जिसपे वो कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। दरअसल जो नीतीश कुमार जी को और उनकी पार्टी जदयू को जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिला था, वह सीट उनको एनडीए गठबंधन ने दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहने पे मिला था, कोई महागठबंधन या यूपीए ने नहीं दिया था। और 17 सीटों में से वो 16 जीत भी इसी लिए पाए क्योंकि उस समय वह एनडीए में थे। और वह इस समय जो सीट मांग रहे हैं 16, वह भी उसी के आधार पे, उनका कहना है कि हमने 2019 में 17 सीटों पे चुनाव लड़ा और 16 सीटें हमने जीते, इसलिए हम जितने भी सीट जीते हैं उस पर हम किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे। यह जदयू का उस अलायंस के सूत्रधार का फैसला है जिन्होंने इस अलायंस को बनाया था। अब इनसे पूछा जाए कि भैया, तुम नए अलायंस जब बनाए हो तो फिर इसमें पुराना फार्मूला क्यों लागू कर रहे हो? इस अलायंस में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला होगा वह नया होगा, इस अलायंस के अनुसार होगा ना। लेकिन नहीं, जदयू को अलायंस तो नया चाहिए लेकिन फार्मूला पुराना चाहिए, जो कि कतई संभव नहीं है। अगर इसी तरीके का फार्मूला हर कोई अपनाता रहा, जो कि अब तक अपना रहा है, और यही कारण है कि सीट शेयरिंग पे कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। जदयू को अगर अपनी कैपेसिटी का आकलन करना है तो उनको 2014 वाला लोकसभा का चुनाव परिणाम देखना चाहिए कि किस तरीके से जदयू जब उस समय एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो मात्र 2 सीटों पे जीत मिली थी इनको, 2 सीट जीत पाए थे। वह जदयू
2024 के चुनाव में 16 सीट मांग रहे हैं बिहार में। और जिस जैसी परिस्थिति है जदयू के लिए जमीन पे, जिस तरीके का माहौल है नीतीश कुमार के प्रति जमीन पे, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जदयू इस लोकसभा चुनाव में अगर 5 सीट भी जीत ले तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यह दावा मेरा नहीं है, यह दावा बिहार में पिछले दो वर्षों से जमीनी स्तर पे यात्रा करने वाले, पैदल यात्रा करने वाले, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमने वाले और देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी का है। प्रशांत किशोर जी ने कई एक बार खुलकर कह चुका है कि जदयू इस लोकसभा चुनाव में 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगी, लेकिन उस जदयू को 16 सीट चाहिए, क्योंकि एनडीए के साथ उनको 17 सीट मिला था। 1 सीट वह कम करके इस पूरे अलायंस के ऊपर एहसान कर रहे हैं। उसी तरीके से आरजेडी को देखिए, आरजेडी जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 19 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 1 सीट भी नहीं जीत पाए थे, इनका खाता नहीं खुला था बिहार में। उस आरजेडी को भी बिहार में 17 सीट चाहिए। उनका भी दावा है कि उन्हें भी 17 सीट चाहिए। उनका आधार क्या है, वो किस आधार पे मांग रहे हैं सीट? 17 सीट अगर आरजेडी को चाहिए तो आरजेडी के पास आधार क्या है? आरजेडी का यहाँ पे तर्क है क्योंकि 2020 के लोकसभा चुनाव में हमने 80 सीट जीती थी और राज्य का सबसे बड़ा पार्टी बना था, उस आधार पे हमें लोकसभा में 17 सीट चाहिए। तो लोकसभा में क्या विधानसभा वाला परिणाम आने वाला है? क्या आरजेडी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो परिणाम विधानसभा में आता है, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में जो उनका स्वजातीय वोट है और जो उनका EMI समीकरण है, जिस तरीके से एक तरफा वोट उनको करता है, वह लोकसभा चुनाव में नहीं करता है। नहीं तो 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था, तो फिर वो 2019 में लोकसभा चुनाव का 1 भी सीट क्यों नहीं जीत पाया? उसी तरीके से इस अलायंस में एक और जो दल शामिल है, जो कि पुराने एनडीए का साथी था, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी भी कह रहे हैं कि हमें 23 सीट चाहिए। और उनका आधार क्या है? उनका आधार भी यह है कि उनको पुराने गठबंधन एनडीए में 23 सीट मिला था, जिसमें से वो 18 सीट जीते थे। उनका भी फॉर्मूला एनडीए वाला है इंडिया अलायंस का हिस्सा, लेकिन फॉर्मूला एनडीए वाला लेके चल रहा है। जैसा हालात है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का कि ना तो उसके पास पार्टी बचा है और ना ही उनकी स्थिति ऐसा है एनडीए से अलग होने के बाद कि वह लोकसभा चुनाव में 2 सीट भी जीत पाए। उस पार्टी को भी 23 सीट चाहिए। किस आधार पे चाहिए? एनडीए वाले आधार पे कि एनडीए ने हमको 23 सीट दिया था। तो जब एनडीए ने 23 सीट दिया था तो फिर एनडीए के साथ रहते भाई, इस बार भी 23 मिलता। लेकिन आप हो इंडिया अलायंस में, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सीट हमें एनडीए अलायंस की तरह मिले, जो कि संभव नहीं है। और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब पार्टी भी नहीं बचा हो, पार्टी भी टूट गया, पार्टी का सिंबल भी नहीं है तुम्हारे पास। उसी तरीके से कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस का भी स्थिति इससे कुछ अलग नहीं है। कांग्रेस भी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों पे चुनाव लड़ा था और मात्र 52 सीट जीत पाया था, उस कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में वह ममता बनर्जी जो पिछले लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में से 22 सीट जीती थी, वह कांग्रेस पार्टी को 10 से 12 सीटें दे दे, जो कांग्रेस पार्टी मात्र 2 सीट जीत पाया था। ऐसे दे देगा भाई? यानी कि कांग्रेस पार्टी लगभग इस अलायंस से, इस इंडिया अलायंस में रहकर 75 सीट मांग रहे हैं। यानी कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 421 सीट पे चुनाव लड़कर मात्र 52 सीट जीत पाया, वह कांग्रेस पार्टी इस बार 50 सीटों की कुर्बानी देकर 376 सीट मांग रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दे तो ऐसा 16 जगह था जहां पे कांग्रेस पार्टी ने 1 भी सीट लोकसभा का नहीं जीता। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर 16 ऐसे जगह था जहां पे कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन राज्यों में भी
जिन राज्यों में उन्होंने एक सीट तक नहीं जीता, वहां भी इस इंडी अलायंस में शामिल किसी दूसरे दल को सीट देने को तैयार नहीं है। समझ जाइए, जो मैंने शुरू में कहा कि इस अलायंस का पहला परेशानी यह है कि इस अलायंस में किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, कोई दूसरे को कुछ देना नहीं चाह रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि हमें जीतना है, हमें आगे बढ़ना है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने सबसे मजबूत चेहरा बनकर हमें उभरना है, इसलिए तुम अपने हिस्से का भी मुझे दे दो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं दूंगा। जो कांग्रेस पार्टी बिहार में 9 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ा था 2019 में, मात्र 1 सीट जीता, उस कांग्रेस पार्टी को फिर से 9 सीट चाहिए। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, मात्र 2 सीट जीता था। 1 सीट सोनिया गांधी जी रायबरेली से और 1 सीट शायद प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी की पुत्री जीती थी, या शायद वो भी ना जीती थी, 1 ही सीट जीती थी। उस कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 20 सीटें चाहिए, 16 से 20 सीटें। किस आधार पे चाहिए? जबकि इस समय कांग्रेस सहित इस इंडिया अलायंस के जितने भी दल शामिल है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए 2019 से कहीं ज्यादा बड़ा परेशानी है। क्योंकि 2019 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मात्र 2 साल हुए थे, उनका उस तरीके से छवि नहीं बन पाया था। उस समय 2019 में उत्तर प्रदेश में इन सभी मोदी विरोधी दलों को सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना था। तब इन लोगों ने सभी विपक्षी दल को मिला लिया जाए तो शायद 12 या 13 सीट जीत पाया था। इस समय तो उत्तर प्रदेश में 2024 की दृष्टि से देखा जाए तो इन सब के सामने जो सबसे बड़ा परेशानी है, जो इन सब के लिए सबसे बड़ा जो संकट है, वह योगी आदित्यनाथ जी है। इस बार सिर्फ उत्तर प्रदेश में इन मोदी विरोधी दलों को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से नहीं, इस बार एक अतिरिक्त शक्ति जो है योगी आदित्यनाथ जी से भी लड़ना है। और योगी आदित्यनाथ के सामने इसमें से एक भी ऐसा दल नहीं है या नेता नहीं है जो क्षण भर भी टिक पाएगा। तो उत्तर प्रदेश में इस बार तो समस्या और गंभीर है, और ऐसी परिस्थिति में भी कांग्रेस पार्टी को 16 से 20 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में। जबकि अभी से ऐसा खबर आने लगा है कि इस बार रायबरेली से भी सोनिया गांधी जी हार रही हैं, रायबरेली से वह चुनाव नहीं जीत रही हैं। और खबर तो ऐसा भी है कि इस डर से सोनिया गांधी रायबरेली के अलावा तेलंगाना से भी चुनाव लड़ने की सोच रही है। वह इस बार 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली और तेलंगाना के किसी एक सीट से। जिस तरीके से 2019 में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से लड़ा था, अमेठी हार गया, वायनाड से वो सांसद है, उसी तरीके से इस बार सोनिया गांधी को भी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों से चुनाव लड़वाने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश से इस बार कांग्रेस पार्टी खत्म होने जा रही है, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, यहां तक कि रायबरेली की सीट भी नहीं जीत पाएगी। उस कांग्रेस पार्टी को भी इस अलायंस में सबसे अधिक सीटें चाहिए। 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में हार का रिकॉर्ड बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, उनको भी उनका डिमांड भी कुछ कम नहीं है। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को भी अगर देखा जाए तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से जिस दिल्ली में उनके प्रचंड बहुमत का सरकार है, उस दिल्ली में वो एक सांसद नहीं जीत पा रहे हैं और ना ही कांग्रेस जीत पा रही है। लेकिन उस दिल्ली में भी ना तो 1 सीट अधिक कांग्रेस देने के पक्ष में है आम आदमी को, और ना ही आम आदमी पार्टी 1 सीट अधिक कांग्रेस को देने के पक्ष में है। और पंजाब में तो कोई समझौता हो जाए ये भी बड़ा मुश्किल दिख रहा है। एक तरह से इस पूरे अलायंस में इस तरीके का स्थिति है कि किसी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, हर एक दल सिर्फ लेने के लिए इस अलायंस में शामिल हुआ है और खड़ा है। और ऐसी स्थिति में यह अलायंस आगे चलेगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। जहां आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप अपने हिस्से का कुछ दूसरे को दे नहीं सकते हैं, सिर्फ आप लेने का इच्छा रखते हैं,
तो ऐसा गठबंधन कभी नहीं चलेगा, ऐसा डील कोई नहीं करेगा। तो देखिए आगे क्या होता है इस गठबंधन में, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तैयार होता है, क्या पुराने फार्मूले पे ही सीट शेयरिंग हो जाती है या कोई नया फार्मूला बनता है। मेरा जहां तक मानना है कि पुराने फार्मूले के आधार से सीट शेयरिंग संभव नहीं है, जब तक कोई इंडी अलायंस जो कि नया अलायंस बना है, इस अलायंस में कोई नया फार्मूला नहीं लाया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।